फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति मिश्रा और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। तो पिछली कक्षाओं में जैसा कि हमने पढ़ा स्वर और स्वर के बारे में, स्वर के भेदों के बारे में कि स्वर के 5 भेद होते हैं, ठीक है, और उनका उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किया, ठीक है। और दूसरा हमने जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर हम आज पढ़ेंगे तीसरे भेद के बारे में, ठीक है। तो इसको भी हम विस्तार से देखेंगे। तो जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर तो हमने जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर वर्णों को 3 भेद में बांटा था। जैसे कि एक होता है हमारा अग्र, दूसरा था हमारा मध्य, तीसरा है हमारा पश्च, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अग्र हमारी जीवा का अगला भाग होता है, मध्य हमारी जीवा का मध्य भाग और पश्च हमारी जीवा का पिछला वाला भाग, ठीक है। तो इधर से जब वर्णों का उच्चारण जब निकलता है तो इसलिए इनको वर्णों को अग्र, मध्य और पश्च में बांट दिया है जीवा के आधार पर, ठीक है। तो अग्र में देखिए कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं। ई, ठीक है। अग्र में आता है हमारा ई और एक री से ऋषि आ जाता है, एक ए आता है छोटा है और एक बड़ा ए आता है, ठीक है। मध्य में हमारा आता है, आप बोलकर देखिए, मध्य में हमारा आता है अ, ठीक है। और इसलिए क्योंकि हम मध्य जीवा के उपयोग से इसको बोलते हैं। आप खुद बोलकर उच्चारण करके देखिए अ, ठीक है, जिसमें जीवा का आपका मध्य भागी क्रियाशील रहेगा अ, ठीक है। अब पश्च में क्या होता है, पश्च में आएगा आ, ठीक है। पश्च में आएगा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है। तो आपके पश्च में ये आएंगे क्योंकि ये पिछले भाग से क्रियाशील होते हैं, जैसे कि आ, उ, ओ, औ, ठीक है, इस तरीके से बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है अग्र में, मध्य में और पश्च में, ठीक है। तो ये होते क्या है, इसमें देखिए एक अर्ध स्वर भी आते हैं, ये अलग है, इनको अर्ध स्वर क्यों कहते हैं। आप देखेंगे य और व है, आप कहेंगे ये तो हमारे व्यंजन में आते हैं, व्यंजन में है हमारे, तो इनको अर्ध स्वर क्यों कहते हैं। इनको अर्ध स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संघर्षहीन वर्ण होते हैं। संघर्षहीन यानी कि जिस तरीके से स्वर को बोलने के लिए हम स्वतंत्र रूप से स्वर बोल पाते हैं और कंठ से अवरोध बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार से य और व भी होते हैं जो संघर्षहीन वर्ण होते हैं। इनको बोलने के लिए बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ता, ठीक है, स्वर इंद्रियों को, ठीक है, और कंठ में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। इसलिए व्यंजन में होने के बाद भी इन्हें अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं, य व। आप खुद बोलकर देखिए, इसमें कोई बोलने में कठिनाई होती, स्वर की तरह ये भी बोले जाते हैं य व, ठीक है, बिना किसी अवरोध के आ जाते हैं। अब हमारे जैसे अन्य ले भाग मुखाकृति के आधार पर, ठीक है। हमारा चौथा वर्ण देखिए, हमारा पहला था उसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर बांटा था हमने दो भागों में। फिर हमने ओष्ठाकृति के आधार पर बांटा था 2 में, है ना। और उसके बाद हमने तीसरा अपना बांटा जीवा क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में, अग्र, मध्य और पश्च में, ठीक है। और अब हम चौथे भेद की ओर बढ़ रहे हैं, मुखाकृति के आधार पर, उसके भेदों को समझेंगे। हमारा चौथा भेद है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर हमारे 4 उपभेद बताए थे मैंने, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर,
ठीक है। क्या होता है कई बार कि समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, पता नहीं चल पाता है। तो अभी आपको स्पष्ट रूप से मैं समझा देती हूँ, बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी आगे चलकर। बहुत जल्दी से आप अंतर समझ पाएंगे इन वर्णों में कि क्या अंतर होता है इन चारों उपभेदों में। पहला हमारा है समृत, ठीक है। दूसरा है हमारा अर्धसमृत, तीसरा है हमारा विवृत, और चौथा है हमारा अर्धविवृत। इनमें आने वाले पहले वर्णों को हम देख लेते हैं, इसके बाद आगे मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगी कि क्यों इनको ये नाम दिए गए हैं, किस आधार पर ये नाम इनको दिए हुए हैं और इन नाम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी पहले हम वर्णों का वर्गीकरण कर लेते हैं कि हमारे समृद्ध में आते हैं सबसे पहले छोटा ई आता है, बड़ा ई आता है, ठीक है। री से ऋषि आता है, ऊ आता है और हमारा इसमें बड़ा ऊ आ जाता है, ठीक है। ई आएगा, ऊ आएगा और री से ऋषि आते हैं। अर्धसमृद्ध में आएगा आपका छोटा ए और ओ, ठीक है। विवृत में आ जाएगा आपका आ, ठीक है। अर्धविवृत में आएगा अ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा बड़ा ए, बड़ा औ, ठीक है। इस तरीके से हम वर्गीकरण कर लिया अब हमने। अब देखिए समृद्ध में क्या आता है हमारा ई, री से ऋषि, ऊ, 5 वर्ण इसमें आ गए। अर्ध समृद्ध में आता है छोटा ए और ओ, विवृत में आता है आ और अर्धविवृत में आता है अ, बड़ा ए और बड़ा औ। अब इनका एक बार पहले मतलब समझ लेते हैं। समृद्ध क्या होता है? समृद्ध सम जमा वृत्त। आप जानते हैं कि सम का मतलब क्या होता है? समान, और वृत्त का मतलब क्या होता है? गोला, ठीक है। यानी कि समान वृत्त के समान गोल, वृत्त के समान गोल। समृद्ध का अर्थ होता है वृत्त के समान गोल। जिन वर्णों को बोलने में वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद रहता है और कम खुलता है, ठीक है। यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आपका क्या होता है? वृत्त के समान बंद और थोड़ा सा कम खुला रहता है। वृत्त के समान बंद रहेगा, कम खुला रहेगा, उसे क्या आप कहेंगे? समृद्ध स्वर कहते हैं। इसलिए हमारे आप बोल कर देख लीजिए ई, ऊ और री से ऋषि। इसमें आपका वृत्त के समान गोल रहेगा मुंह और बंद रहेगा, ठीक है, थोड़ा ही खुला रहेगा। अब अर्ध समृद्ध में क्या अंतर आता है? वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख समृद्ध की तुलना में आधा बंद हो। समृद्ध में हमारा पूरा बंद था, ठीक है, बिल्कुल कम खुला था, ठीक है। अर्ध समृद्ध में समृद्ध के मुकाबले में, समृद्ध की तुलना में देखा जाए तो अर्ध समृद्ध में आधा खुला रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार बता देती हूँ यहाँ पर, जैसे इस तरीके से आपका ऐसा रहेगा बोलते वक्त इन वर्णों को, और इन वर्णों अर्ध समृद्ध में बोलते वक्त इतना रहेगा, ठीक है। तो ये अंतर है, ये अंतर रहेगा, इसके मुकाबले में आधा, ठीक है। अब इसके बाद अर्ध समृद्ध का क्या है? वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख समृद्ध की तुलना में आधा बंद रहता है। तीसरा हमारा विवृत। विवृत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ। विवृत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ, ठीक है। हमारा विवृत होता है पूरा खुला हुआ, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरी तरह खुला रहे, ऐसे आ जाएंगे। अब देख लीजिए इसके वर्ण आ, ये आई ही ऐसा वर्ण है इन 11 स्वरों में से, आई ऐसा स्वर है जो क्या होता है? पूरा खुला रहता है, यानी कि विवृत जिसमें पूरा मुंह खुला रहे। अर्धविवृत में क्या होता है? विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध समृद्ध की तुलना में ज्यादा, यानी कि देखिए तो पूरा खुला हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि समृद्ध की तुलना में ये समृद्ध है, ये समृद्ध है, ये वाला इसकी तुलना में आधा रहेगा और इसकी तुलना में थोड़ा सा कम, ठीक है। ये अंतर आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अ, ए, औ, ठीक है। तो इस तरीके से हम
इनको बांट देते हैं समृद्ध में, अर्ध समृद्ध में, विवृत में, अर्ध विवृत में। कभी भी अगर कोई शब्द दिया हुआ है तो उसका पहले शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि शब्द का अर्थ क्या है। उसके आधार पर आपको आगे की बात अपने आप ही पता चल जाएगी। समृद्ध हमारा वृत्त के समान, अर्ध समृद्ध उससे थोड़ा सा कम खुला हुआ, ठीक है, और विवृत यानी कि पूरा खुला हुआ, और अर्धविवृत थोड़ा सा विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध स्वर से ज्यादा खुला हुआ, ठीक है। विवृत की तुलना में आधा, हमेशा याद रखेंगे, विवृत की तुलना में आधा। विवृत तो पूरा खुला हुआ होता है, लेकिन उसकी तुलना में अर्ध विवृत होता है, वो आधा खुला रहता है, और अर्ध समृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, ये अंतर होता है। अब इसके बाद हम अपने पांचवें भेद की तरफ चलेंगे नासिका के आधार पर। पांचवा है हमारा नासिका के आधार पर, ठीक है। अब नासिका के आधार पर, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि क्या उसके मतलब क्या था नासिका का, कि दो उसके उपभेद थे, निर्नानुनासिक और अनुनासिक, ठीक है। पहला है हमारा निर्नानुनासिक, पहला है हमारा निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, ठीक है। पहला हो गया हमारा निर्नुनासिक। अब निर्नुनासिक में क्या होता है, वे स्वर यानी कि जिसमें आपकी नासिका का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। नासिका का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल मुख से उच्चारित किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें वो वे वर्ण आ जाते हैं जिसमें आपकी नासिका का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, और जो वर्ण निकलेंगे उसमें बस उन स्वरों को बोलने के लिए बस आपके वो वर्ण मुख से उच्चारित होंगे, उसमें बस मुख का प्रयोग होगा, नासिका का बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जैसे सीधा सीधा नासिका का प्रयोग नहीं, नासिका का प्रयोग नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि पहले शब्दों पे गौर कीजिए, निर्नुनासिक यानी नासिका का नहीं प्रयोग होगा, यानी कि नासिका का प्रयोग नहीं होगा। जैसे उदाहरण कौन से हमारे स्वर आ जाएंगे इसमें हमारे सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर का क्या मतलब है, 11, ठीक है। अंग को उसमें नहीं लेंगे, वो अयोगवा होते हैं, बाकी हमारे इसमें 11 के 11 स्वर आ जाते हैं। आप खुद बोलकर देख लीजिए, अ आ ई उ ए। तो क्या इसमें आपका नासिका का प्रयोग हो रहा है, कोई भी ऐसा कोई उच्चारण या किसी वर्ण का ऐसा उच्चारण हो रहा है, किसी स्वर का ऐसा उच्चारण हो रहा है जिससे नाक से वायु आ रही हो या उससे उसका नाक का प्रयोग हो रहा हो, नहीं हो रहा, ठीक है। सभी स्वर में 11 के 11 स्वर में नहीं होगा। अब दूसरा क्या है आपका अनुनासिक, अनुनासिक होता है। अब अनुनासिक में क्या होता है, जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है। अनुनासिक यानी कि मुख का प्रयोग तो होगा ही होगा, और मुख के साथ नासिका का प्रयोग भी होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन से वर्ण आ जाते हैं, इसमें हमारे कौन से वर्ण आ जाते हैं, सभी अपने स्वरों को ले लीजिए इसमें, ठीक है।
सी ए ओ और हमारा औ। ठीक है, तो ये हमारे सभी, अब देखिए ये तो स्वर है, तो ये अनुनासिक कैसे हुई? ये तो निर्णानुनासिक हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी आया था कि सभी स्वर हमारे 11 के 11 सभी स्वर निर्णानुनासिक लाएंगे। अब ये अनुनासिक कैसे होंगे? तो इन पर अब आएगा चंद्र बिंदु, ई पर। अब देखिए जहाँ पर मात्राएं लग रही हो वहाँ पर आपके चंद्र बिंदु आपने देखा है कभी? जैसे ये छोटी है तो यहाँ पर कभी देखा है आपने चंद्र बिंदु ऐसा लगता हो? कभी इस तरह की आपने मात्राएं देखी है? ठीक है, तो इस तरह की मात्राएं नहीं होती है, गलत होती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आता है अनुस्वार, अनुस्वार आता है। और जहाँ मात्राएं नहीं होती वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर मात्राएं आई हैं वहाँ पर आपका अनुस्वार आ जाता है, और जहाँ पर मात्राएं नहीं आई वहाँ पर अनुनासिक आ जाता है। हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि ये जो हमारा चंद्र बिंदु होता है, अधिकतर हम चंद्र बिंदु शब्द का ही प्रयोग करते हैं। चंद्र बिंदु होता है जो हमारा, ये हमारा अनुनासिक कहते हैं, इसे अनुनासिक कहते हैं। और जो हमारा अनुस्वार आता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? अब जिसे बिंदु बिंदु कहते हैं, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, ठीक है, और बिंदु को हम कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, तो ये अंतर होता है। अब यहाँ पर हमारे स्वर खत्म हो जाते हैं, पांचों के पांचों भेद और उसके उपभेद। ठीक है, कि मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो ये व्यंजन है, एक बार मैं व्यंजन, अब अगली कक्षा में हम व्यंजनों का वर्गीकरण शुरू करेंगे, तो मैं एक बार बता देती हूँ। एक बार हम व्यंजनों का भी वर्गीकरण कर लेते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण है, ठीक है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण कितने उस पर करते हैं हम? 8 भेद होते हैं। 8 भेदों के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, जैसा कि स्पर्श व्यंजन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी, संघर्षी व्यंजन, ठीक है। संघर्षी व्यंजन है। फिर हमारा है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। तीसरा हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। चौथा वो होता है हमारा नासिक्य, नासिक्य, ठीक है, यानी कि नाक से बोले जाने वाले। पांचवा होता है हमारा उच्चित, उच्चित। उच्चित में क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेंके हुए वर्ण, जो ऐसा लगता है कि फेंके हुए जा रहे हैं मुख से, हैं। और छठा था हमारा प्रकंपित, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में क्या होते हैं? वाइब्रेशन सी आएगी आपको, ठीक है। प्रकंपित होंगे, वाइब्रेशन सी आएगी आपको, इस तरह के वो वर्ण होते हैं, ठीक है। विस्तार से हम कल चर्चा जरूर करेंगे इस बारे में। आगे देखते हैं। प्रकंपित के बाद है हमारा पाशर्विक, और हमारा 8वां उपभेद है संघर्षहीन। संघर्षहीन के बारे में मैंने बताया, वही संघर्षहीन वर्ण जो य व तरह
के होते हैं, जिनको बोलने में बिल्कुल भी संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती। अर्ध स्वर भी कहते हैं उनको, है ना, स्वरों के समान ही होते हैं, तो उन्हीं की चर्चा थी। तो ये भी आठों के आठों भेद भी बहुत ज़्यादा ईजी हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी समझने में। इन आठों भेदों को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे और स्पष्ट तौर पर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपका कोई भी आपको परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, और आपके अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।